वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आज हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने एमएनसीज करके शब्द सुना होगा, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो अलग अलग नेशंस के अंदर, यानी कि जिस नेशन में वो प्राइमरीली रजिस्टर्ड है उसके अलावा दूसरे नेशंस के अंदर अगर ऑपरेट कर रही है, तो ऐसी कॉर्पोरेशंस को क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का अपना टॉपिक। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, आइए इंट्रोडक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन has radically transformed our world। रेडिकली का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पर, यानी बड़े स्तर पर अगर कोई बदलाव आए तो उसको क्या बोला जाता है? रेडिकल चेंज, यानी कि बड़ा चेंज। और ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। हमने एलपीजी पॉलिसीज पढ़ी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर के अंदर। नहीं पढ़ी तो प्लीज जाकर वो चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं उसको आई बटन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। प्लीज वो चैप्टर देख के आइएगा, क्योंकि वही सारे चैप्टर्स क्लब होते हैं एमएनसीज के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब आप अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी के साथ ओपन कर देते हैं, यानी कि उसके जो ट्रेड है, कि जैसे इंडिया है उसको यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, इनको ओपन कर दें कि अब फ्री ट्रेड जो है अलाउड किया जाएगा। वहां से यहां पर फ्री इंपोर्ट्स होंगे और यहां से वहां पर फ्री एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे। उस चीज को क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या कह रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इट इज ड्रिवन लार्जली बाय द रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कॉर्पोरेशंस। तो कॉर्पोरेशंस, कैसी कॉर्पोरेशंस? ये एमएनसी, यानी कि जैसे एप्पल कंपनी है, क्या वो सिर्फ अमेरिका में ऑपरेट करती है? नहीं, वो पूरी दुनिया भर में ऑपरेट करती है। उसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मिलते हैं। आप चाहे किसी दुनिया के कोने में चले जाइए, अगर आपको एक आईफोन लेना है तो वो हर जगह आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सिमिलरली आपके माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज है, या कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स और जिसके ऑपरेशंस सिर्फ अपनी होम कंट्री में ना होकर बाकी दुनिया में भी ऑपरेट करते हैं, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है? एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और इसको, इस जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है दुनिया की, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? इन्हीं कॉर्पोरेशंस का हाथ रहा है। Since the end of Cold War in 1991, nearly all nations in the world have reduced the role of state in the economy and lowered barriers to international movement of goods and services, capital, ideas and technology। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, 1991 के अराउंड जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब वो वाला वॉर नहीं होता जिसके अंदर आप गोलियां बरसा रहे हैं एक दूसरे पर। एक यूं लगा लीजिए, एक इनफॉर्मल युद्ध होता है कंट्रीज के बीच में, जिसके अंदर वो आपस के अंदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि भाई उसके साथ ट्रेड नहीं करना। ये जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का कभी कभी जो है कोल्ड वॉर सिचुएशंस रहती हैं। कभी वो हम पर कोई व्यंग कस रहा है, कभी हम उसके ऊपर कोई व्यंग कस रहे हैं, कभी हम उनकी कोई सप्लाई रोक देते हैं, कभी वो हमारी कोई सप्लाई रोक देते हैं। इस तरह की हरकतें जो हैं वो 1991 के अंदर खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। अब वर्ल्ड पीस का टाइम आ गया था। उसके बाद जो है स्टेट का क्या मतलब होता है? इंडियन नेशन। यहां पर एक नेशन की बात की जा रही है स्टेट के कंटेक्स्ट के लिए। तो यहां पर क्या बोला गया है? रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो इकोनॉमी के फ्री फ्लो में, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज, आपका इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन सब के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी। As the wall imposed by nation have crumbled, multinational corporations have thrived, spreading across the globe in search of new market and factors of productions। Crumbled का मतलब क्या होता है? दीवार का गिर जाना, यानी कि जब restrictions खत्म हो जाती हैं या कोई दीवार जब गिर जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? क्रम्बल्ड करना, तोड़ देना उसको। तो ये जब वॉल्स जो थी, ये वॉल्स का कहने का मतलब है जो बैरियर्स लगाए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई थी, वो सारी अब धीरे 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 करके खत्म की जा रही थी। और जैसे ही ये खत्म हुई तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो थी उन्होंने फिर अपना बिजनेस जो है अलग अलग नेशंस के अंदर भी स्टार्ट कर दिया। किसकी सर्च में? नए मार्केट्स की सर्च में और नए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की सर्च के अंदर। MNCs have expanded across national border in two ways, trade and foreign direct investment। तो दो तरीके हैं बाहर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं जैसे ट्रेड करती हैं। वो होता है या तो ट्रेड करके, ट्रेड मतलब जैसे एप्पल है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है,
सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट बेचती है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि एप्पल खुद यहां प्रोडक्ट्स ना बेचकर किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दे, जो डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे और उसके थ्रू ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए। वो क्या बन जाता है हमारा एफडीआई। तो दो, या तो खुद ट्रेड कर ले आके, या किसी और के थ्रू, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके थ्रू, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे और फिर उसके थ्रू अपना काम निकलवा ले। तो ये दो तरीके अपने बताए हैं एमएनसीज के काम करने के। ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टेबल लास्टिंग बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो मैंने आपको एमएनसीज का इंट्रोडक्शन जो है वो इतना पैराग्राफ पूरा डिटेल्ड में बता दिया है। इससे, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब ये जो यहां पर चीजें दी हुई हैं ये आपकी सारी फैक्चुअल चीजें हैं कि कब क्या हुआ था, विच इज नन ऑफ योर कंसर्न। तो आप बस अपना इंट्रोडक्शन, आप उसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है इंट्रोडक्शन, मैंने आपको समझा दिया कैसे ये चीजें बनी थी और ये एक्चुअली प्राइमा फेसी होती क्या है। अब इसके अंदर जो है ये चीजें की हुई हैं, डच ने क्या किया था, ब्रिटिश ने क्या किया था, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये जस्ट एक लेआउट या फाउंडेशन के लिए यहां पर प्रोवाइड किया गया है। हम अपने काम के टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं। वो काम का टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ एमएनसीज। तो एमएनसीज होती क्या है, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर अस। तो आइए देखते हैं एमएनसीज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। एन एंटरप्राइज दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन वन कंट्री बट हैज ऑपरेशंस इन वन और मोर कंट्री। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक ऐसी कंपनी जो अपनी होम कंट्री यानी जिस कंट्री में वो प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड है उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर ऑपरेशन करती है, बिजनेस करती है, उस कॉरपोरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो वही चीज यहां बता रहा है, एक एंटरप्राइज यानी कि एक ऐसी संस्था जो किसी एक कंट्री में हेडक्वार्टर्ड है। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी है, वो हेडक्वार्टर्ड कहां पे है, यूएसए में। लेकिन क्या वो सिर्फ यूएसए में ट्रेड करती है, नहीं, वो पूरी दुनिया भर में ट्रेड करती है, एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपना ट्रेड करती है, व्यापार करती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थान को क्या नाम देंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। Sometimes it is difficult to know if a firm is an MNC because multinationals often downplay the fact that they are foreign held. For example, most of the people in India are unaware that Bata is a Canadian company, Bayer is a German company, Nestle is a Swiss company and Cadbury a British company. तो देखिए ये क्या होता है, ये कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है नाम देखकर या लोगों की परसेप्शन देखकर, कि वो समझने लगते हैं कि ये जो कंपनी है ये बाहर की कंपनी ना होकर हमारे इंडिया की कंपनी है। और बाटा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मुझे भी पहले यही लगता था कि बाटा कंपनी जो है वो हमारे इंडिया की खुद की कंपनी है, लेकिन जब मैंने यही चीज अपने टाइम में पढ़ी थी तो आई वाज शॉक्ड टू नो कि भाई बाटा इंडिया की कंपनी ना होकर बाटा फॉरेन कंपनी है। बाटा एक एमएनसी है जो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती बल्कि और भी पूरी दुनिया भर में अपने शोरूम्स उसके हैं, जूते वगैरह बनाती है। तो ये चीज एक इट केम एज अ शॉक टू मी कि भाई बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि बाटा जो है वो अपनी इंडिया की ही कंपनी है। वैसे ही बेयर जो है वो एक जर्मन कंपनी है, नेस्ले एक स्विस कंपनी है और कैडबरी जिसकी डेयरी मिल्क आती है चॉकलेट्स, वो कहां की है, ब्रिटिश कंपनी है। तो डेफिनेशन बाय साइज की, अगर एमएनसी का साइज है, देखो अलग अलग तरीके होते हैं किसी को डिफाइन करने के। जैसे अकाउंटेंसी है, उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। बेसिकली उसको डिफाइन किया जाता है साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। लेकिन इसकी ये एक डेफिनेशन नहीं है, एग्जॉस्टिव नेचर की नहीं है। इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह पर दी जा सकती है। आपने देखा है एक ही चीज की 4-5 डेफिनेशंस होती हैं। कंटेक्स्ट बेशक एक ही हो, कंटेक्स्ट उसको डिफाइन करने का ही होता है, उसका मतलब समझाने का ही होता है, बट शब्दों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि बताया जा सके इसका स्कोप जो है वो कितना वाइड है। सिमिलरली यहां पर भी एमएनसी का अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। कुछ को उनके साइज पर देख के दी गई है, कुछ को उनके स्ट्रक्चर पर देख के की गई है। जैसे मान लीजिए जो ट्रेड एमएनसी होती हैं यानी कि जो व्यापार करती हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। सिमिलरली अगर जो एफडीआई करती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका खुद का साइज बहुत बड़ा हो। इन्वेस्टमेंट्स करके अपना काम किसी और से निकलवाती हैं, बट उनका खुद का स्ट्रक्चर कैसा है वो जरूरी नहीं बड़ा हो या छोटा हो। तो आइए देखते हैं साइज के हिसाब से, यानी कि उसका व्यापार करने का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, वो चीज कैसे देखेंगे। एमएनसी इज रेफर टू अ कंपनी विच इज बिग इन साइज बट दिस साइज हैज मेनी डायमेंशन। फिर से वही बात, बड़ा है लेकिन इसकी डायमेंशन, इसको समझने के तरीके अलग अलग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसका हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है, ये ऐसा कुछ नहीं। उसका मतलब है कि उसका व्यापार का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ये भी उसका मतलब हो सकता है। वन कंपनी में बी बिग इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर,
while another may be big in terms of profit and still another in terms of market value। ये देख रहे हो, तीन अलग अलग चीजें दे दी। एक की सेल्स बहुत ज्यादा हो सकती है, एक का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, और तीसरे का मार्केट वैल्यू यानी गुडविल जो है उसकी वो ज्यादा हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरीके से उसको समझना चाह रहे हैं। यहां पर क्या बोला गया है, एक कंपनी बड़ी हो सकती है इस सेंस में कि उसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, जैसे शाओमी है, ठीक है, जो मोबाइल फोन्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स बनाती है। वो पिछले कई सालों से पूरी दुनिया भर में नंबर वन कंपनी बनी हुई है, लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है कि उसका प्रॉफिट बड़ा नहीं है, या उसकी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज बड़ा नहीं है, उसमें एम्प्लॉय ज्यादा नहीं है, नहीं, वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है, उसके मोबाइल इतने ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली मोबाइल है, इकोनॉमिक है, तो वो इतने ज्यादा बिकते हैं कि वो पूरी दुनिया भर में, उसकी बिल्डिंग चाहे एक ही हो उसके पास पूरे चाइना में, लेकिन अब पूरे इंडिया में सैमसंग के लगभग 1.25 लाख एम्प्लॉइज हैं। ऑन दी अदर हैंड शाओमी सिर्फ 1200-1300 लोगों के साथ ऑपरेट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में भी नंबर वन सेल्स के मामले में कंपनी बनी हुई है। तो यही चीज ये यहां पर कह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ यहां पर समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि साइज का मतलब उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है या कुछ और, वो टर्नओवर के मामले में बड़ी हो सकती है, सिमिलरली उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अब शाओमी सेल्स के मामले में बड़ी है तो एप्पल प्रॉफिट्स के मामले में उससे 2-3 गुना बड़ी है। आप देख रहे हैं एप्पल की सेल्स जो है वो शाओमी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन उस पर डिवाइस वो इतना कमाती है कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शाओमी से ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज होगी प्रॉफिट के टर्म्स में बड़ी। अब तीसरी कौन सी होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में सबसे बड़ी कौन है? सैमसंग है, क्योंकि उसका लोगों में विश्वास जो है। अब शाओमी के फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं इसलिए नहीं क्योंकि शाओमी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, नहीं, शाओमी इकोनॉमिक और बजट फ्रेंडली मोबाइल्स बनाता है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन्स बनाता है। अगर आपको एंड्रॉइड में जाना है और अगर मैं पूछूं कि भाई तेरे पास अगर 70,000 का बजट है तो तू कौन सा फोन लेगा एंड्रॉइड स्पेस में, तो बशर्ते वो ये चीज बोलेगा कि भाई मैं सैमसंग लूंगा। तो ये है मार्केट वैल्यू, ये है ब्रांड वैल्यू। तो ये चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। तो मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझा दिया कि साइज का मतलब क्या है यहां पर। अब आते हैं डेफिनेशन बाय स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर एग्जांपल कोका कोला ऑपरेट्स इन अप्रोक्सीमेटली 200 नेशंस एंड हैज वाइड स्प्रेड शेयर होल्डिंग। अब कोका कोला एक ऐसी चीज है, या इनफैक्ट फूड की बात कर लीजिए, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, और भी कितने भी प्रोडक्ट्स हैं खाने को लेकर। अब आप देखेंगे वो आप जहां भी चले जाएं, ठीक है, आप जहां भी, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे आपको कैडबरी डेयरी मिल्क मिलेगी, कोका कोला मिलेगा, मैकडोनल्ड्स मिलेगा, बर्गर किंग मिलेगा, डोमिनोज मिलेगा, पिज्जा हट मिल जाएगा, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर। तो ये क्या डिफाइन करती है कंपनी का स्ट्रक्चर, कि इंस्टेड ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कंपनीज मार्केट कैप्चर के ऊपर काम करती हैं कि जितनी ज्यादा कंट्रीज के अंदर हमारा ब्रांड बिकेगा, प्रॉफिट और सेल्स तो अपने आप उनके साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ती रहेंगी। वो चीजें यहां पर बताया गया है। तो उसके बाद क्या है? डेफिनेशन बाय परफॉर्मेंस, की परफॉर्म किस तरह कर रही है, अर्निंग, सेल्स, एसेट्स वगैरह इस मामले में। तो वो चीज यहां पर बता दी गई है। रैनबैक्सी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रू एमएनसी एज हाफ ऑफ इट्स टर्नओवर कम्स फ्रॉम द ओवरसीज। तो रैनबैक्सी एक वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपने सुना हो, दवाई वगैरह बनाती हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स कह लीजिए, तो वो बनाती हैं। अब ये कंपनी क्या कह रहे हैं, ट्रू एमएनसी कंसीडर की जाती है क्योंकि मान लीजिए ये 10,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, यानी इसकी जो सेल्स है वो 10,000 करोड़ के अराउंड की है, तो उसके अंदर से 5,000 करोड़ के अराउंड बाहर से आता है सीधा सीधा। तो ये चीज क्या कह रहे हैं कि ऐसी कंपनीज भी ट्रू एमएनसी कंसीडर की जाती है। तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया गया है। बिहेवियर, कंपनी किस तरह बिहेव कर रही है, टॉप मैनेजमेंट किस तरह से उसको मल्टीनेशनल समझती है या नहीं समझती है, वो सारी चीजें दी। उसके बाद क्या है? मल्टीनेशनल, ग्लोबल, मल्टी डोमेस्टिक एंड ट्रांसनेशनल। इनके अंदर ना बड़ी कंफ्यूजन रहती हैं। ये चीज अच्छा है यहां पर दी गई है ना, तो मैं आपको अलग से भी ये करवाने वाला था। मल्टीनेशनल, ग्लोबल, मल्टी डोमेस्टिक और ट्रांसनेशनल, ये सारे एक जैसे सुनने जैसे शब्द हैं और लगभग लगभग फंक्शन का भी इनका एक ही है। मल्टीनेशनल कंपनी भी बाकी देशों में ऑपरेशन करती है, ग्लोबल कंपनीज भी बाकी देशों में ऑपरेशन करती है, मल्टी डोमेस्टिक भी बाकी देशों में ऑपरेशन करती है, और सिमिलरली ट्रांसनेशनल कंपनीज भी दूसरे देशों में ऑपरेशन करती हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है लिटरल डिफरेंसेस हैं, वो आइए देखते हैं। एक MNE, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या एंटरप्राइज, इज अ कंपनी दैट टेक्स ग्लोबल अप्रोच टू फॉरेन मार्केट एंड प्रोडक्शन। इट इज दस विलिंग टू कंसिडर मार्केट एंड प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एक ऐसी कंपनी जो जिस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही है उस मार्केट के हिसाब से अपने ऑपरेशंस को अडेप्ट करती है, उस कंपनी का क्या नाम आता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। यानी कि मान लीजिए अमेरिका के अंदर, अब देखो ये बात में ना सैमसंग का एग्जांपल बहुत प्राइम एग्जांपल है। देखो सैमसंग क्या करता है, सैमसंग का एक फोन आता है, मान लीजिए गैलेक्सी S20 मान लीजिए, ठीक है।
उसके दो वेरिएंट्स आते हैं अगर आपको ना पता हो। एक वेरिएंट आता है जो सिर्फ एशियन मार्केट में बिकता है। एशियन मार्केट, आप एशियन कॉन्टिनेंट अगर समझते हैं तो आप समझ रहे हैं एशियन मार्केट किसको कहा जाता है। उसको बोलते हैं एक्जीनोस। ठीक है, उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, एक्जीनोस का प्रोसेसर यूज होता है। लेकिन वही सैमसंग का S20 अगर यूएसए में बेचना है तो वहां पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज करने पड़ेंगे, यानी एक ही फोन, दो अलग अलग मार्केट एरिया और दो अलग अलग प्रोसेसर्स। तो ये डिफरेंस जहां पर क्रिएट होता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के तौर पर, कि एक कंपनी जो ना सिर्फ ऑपरेट बाहर कर रही है, बस उस लोकेशन के हिसाब से ऑपरेट कर रही है, उस लोकेशन की डिमांड्स और कंज्यूमर वांट्स को समझकर अपने प्रोडक्ट्स वहां पर सेल कर रही है, विलिंग टू कंसिडर मार्केट एंड प्रोडक्शन लोकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उनके वहां ऑपरेट करती है। वो चीज क्या बोला जाता है, एमएनसीज। Usually, most writer prefer MNE as there are many international firms which are not recognized as corporations. तो MNC, MNE सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके लिए उतना रिलेवेंट है भी नहीं। ज्यादातर राइटर्स जो है अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं वो MNE कंसीडर करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशंस कुछ लोग अपने आप को नहीं समझते, वो चीज जो है थोड़ी अलग कंटेक्स्ट में चली जाती है, आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। अब आते हैं ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस में। क्या होता है, यूनाइटेड, टर्म यूज बाय यूनाइटेड नेशंस, जो अपना यूनाइटेड नेशंस है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये शब्द जो है उसका यूज किया गया है उन एंटरप्राइजेस के लिए जो कंट्रोल इकोनॉमिक एसेट इन अदर कंट्रीज। जनरली दिस टर्म इज यूज दो कंटेक्स्ट, यहां पर क्या है, दो चीजें दी गई हैं, इनके कंटेक्स्ट में अगर चीज कुछ आपको दिखाई देती है तो वो मल्टीनेशनल ना होकर ट्रांसनेशनल बन जाएगी। वो कौन सी है, ट्राई टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ इट्स फंक्शनल एरिया, highly responsible to different locational environment, a newer name of multicultural multinational। तो क्या कह रहे हैं, एमएनसी का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। क्या कह रहे हैं, ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि बाकी, जैसे अब चाइना है, ठीक है, चाइना की बहुत कंपनीज ऐसी हैं, जैसे ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, वीवो हो गया, शाओमी हो गया, जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में असेंबल करती हैं। क्यों करती हैं, इसलिए नहीं करती कि चाइना के पास जगह की कमी है या इन्वेस्टमेंट की कमी है, नहीं, क्योंकि चाइना जो है, नहीं सॉरी, इंडिया जो है वो चीप लेबर प्रोवाइड करता है, चीप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वो एफडीआई को अपने आप अपने में प्रमोट करने के लिए, ऐसी कंपनीज को प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने के लिए नए नए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन लाइन लगानी है, एसईजेड प्रोवाइड करेगा, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करेगा, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया एक इस तरह की कंट्री है जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करती है, और जो इन प्रमोशंस का फायदा उठाए कंपनी, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। हाईली रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट लोकेशनल एनवायरमेंट, यानी कि अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रिस्पॉन्स करती है उनको, उनके कंज्यूमर्स वांट्स को। ये सिमिलर फंक्शन है ऊपर वाले की तरह, तो वही चीज यहां पर बताई गई है। उसके बाद है ग्लोबल कंपनी, वाइडली यूज्ड फॉर एमएनई बट एवरी एनएमई इज नॉट अ एमएनई इज नॉट अ ग्लोबल कंपनी। तो हर ग्लोबल कंपनी एक मल्टीनेशनल हो सकती है, बट हर मल्टीनेशनल ग्लोबल नहीं हो सकती। यहां पर कह रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसका ग्लोबल विजन है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबली ऑपरेट करना चाह रही है, जो ग्लोबली अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनी। तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो यानी कि एक ऐसी कंपनी एमएनसी, मान लीजिए एक ऐसी एमएनसी जो जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, तो उसके लिए ग्लोबल कंपनी यूज किया जा सकता है, बट हर एमएनई ग्लोबली ऑपरेट करे ये भी जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं, जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्लोबली ऑपरेट कर रही है उसके लिए ग्लोबल कंपनी यूज किया जा सकता है, बट मल्टीनेशनल एंटरप्राइज जरूरी थोड़ी है कि फिर सारे दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है। वहां पर कंडीशन क्या आती है एमएनसी की, कि एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करे। क्या पता सिर्फ दो ही में कर रही हो, तो क्या वो ग्लोबल बन जाएगी, क्या सिर्फ दो ही कंट्री है पूरे ग्लोब में, नहीं, 219 220 के अराउंड कंट्रीज हैं। तो वहां बड़े लेवल पर जैसे कोका कोला है 200, तो उसको ग्लोबल कंपनी बोला जा सकता है। ये चीज यहां पर बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, वॉइस सोर्सेज, प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, तो ये चीज है, आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। मल्टी डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, विच ट्रीट ईच ऑफ इट्स यूनिट ऑपरेटिंग डिफरेंट एज एन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। अब ये क्या कह रहे हैं, ये चीज ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी है, रिलायंस है, और वो काम कर रही है मान ले 4-5 और देशों में। अब एमएनसी क्या, जैसे एप्पल है, अगर एप्पल का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर या कैलिफोर्निया में है, तो कैलिफोर्निया में है तो वो उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और बाकी जितने भी वर्ल्ड में, जितने भी दुनिया के अंदर
चाहे 100 हो चाहे 150, जितने भी उसके अपने ऑपरेशन हैं उनको वो क्या कंसीडर करेगी, ब्रांचेस कंसीडर करेगी। उनको अलग से ये नहीं समझेगी कि वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है या वो अलग से एक प्रॉफिट सेंटर है ना, वो उसकी सब्सिडी, वो उसकी कनेक्टेड है, वो उसकी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग कंट्रीज में खुली हुई हैं, बस दैट्स इट। लेकिन डोमेस्टिक मल्टी डोमेस्टिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो जितनी भी जगह पर ऑपरेशन कर रही है उसको अलग ही इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रीट करती है, उसकी बुक्स अलग बनाई जाती हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां नहीं बनती हैं। तो वो चीज यहां पर बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस। अब ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये आपके जो क्या नाम है नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसके अंदर मल्टीपल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एथनोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, एथनोसेंट्रिसिटी इज अ बिलीफ दैट द सुपीरियरिटी ऑफ वन एथनिक ग्रुप। अब होता क्या है देखो, जैसे पिछले कुछ टाइम से मैं सुन रहा हूं बहुत ज्यादा हिंदुत्व को लेकर ऐसे, देखो ये शब्द बहुत गलत है, मैं यूज नहीं करना चाहता, बट मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान है वो एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुत्व नेशन है, वो हिंदुओं का देश है। तो इस तरह की अगर बिलीफ आती है कहीं पर, ये तो खैर नेगेटिव सेंस में वो बोल रहा हूं, मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल ताकि आप कनेक्ट कर सकें इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से, बट इसको अगर पॉजिटिव सेंस में लूं तो कहने का मतलब है कि अगर एक ग्रुप सोसाइटी का, एक एथनिक ग्रुप, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया आपके, ये कौन होते हैं जिनको यहूदी वगैरह बोलते हैं वो हो गए, ठीक है, तो ये अगर अपने आप को, या मुस्लिम्स हो गए या अपने हिंदू हो गए या कोई और हो गए, ये अगर अपने आप को बाकी सारे ग्रुप से सुपीरियर समझते हैं, और ये एक ऐसा बिलीफ है, ये सच में होता है, आप एथनो जो है अगर ये चीज पढ़ेंगे कभी तो आपको पता चलेगा ये चीज होती है। हिंदू अपने आप को बाकी सबसे जो है सुपीरियर समझता है, मुस्लिम अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, क्रिश्चियन अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर कंसिडर किए जाने चाहिए। तो वही है, एथनोसेंट्रिसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन दी होम कंट्री। अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, और ये उनकी गलती भी नहीं है, ठीक है, तो वो चीज यहां पर है। तो मार्केट एंड कंज्यूमर अब्रॉड आर व्यूड एज अनफेमिलियर एंड इवन इंफीरियर इन टेस्ट, सोफिस्टिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं और मेरा ये मानना है कि हिंदू समाज बाकी हर समाज से सुपीरियर है, तो मैं सब जो सुपीरियर प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्शन का, अपनी कंपनी का, वो सिर्फ हिंदू समाज के लिए बनाऊंगा, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए बनाऊंगा, बाकी ग्रुप्स के लिए। तो ऐसी अप्रोच अगर रखता है कोई एमएनसी, उसको क्या बोला जाता है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। कि एप्पल जो है वो अमेरिका की कंट्री है, तो अमेरिका में तो वो देगा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आईफोन बेच रहा है, लेकिन वही जब एप्पल कंपनी इंडिया में आती है तो वो बहुत एकदम से थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो ऐसी अगर सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। All important decisions are taken in home country. Product are developed as well as produced in the home country and exported to gain advantage of marginal business. तो ये चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं कि सारे डिसीजंस जो हैं वो उस होम कंट्री में लिए जाते हैं, उस एथनिक ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं जो अपने आप को बाकी ग्रुप से सुपीरियर समझता है। तो वो चीज यहाँ पर बताई। फिर आते हैं पॉलीसेंट्रिक, टुवर्ड फॉरेन मार्केट दैट आर लूजली कनेक्टेड टू द फर्म विदाउट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो कहने का मतलब है, जो ये एक ऐसी वो है अप्रोच है जिसके अंदर फॉरेन मार्केट्स के साथ आप जितने ज्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप बेटर प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर पाएंगे। इन पॉलीसेंट्रिसिज्म कंट्रोल इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन ओरिएंटेशन टू द होस्ट कंट्री। यानी कि जिस कंट्री के अंदर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उस कंट्री के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो आप अपने जो है क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे। वहां के कल्चर, वहां के बिलीफ, वहां के आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उस अप्रोच को क्या बोला जाता है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। इसकी ही बिल्कुल ऑपोजिट थी एथनोसेंट्रिक, यानी कि फॉरेन मार्केट को नहीं देखना, होस्ट कंट्री में जो बिलीफ है, जो आइडियोलॉजी है, उनके बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि होम कंट्री इज सुपीरियर देन फॉरेन कंट्री। जियोसेंट्रिक क्या होते हैं, इसको इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ एथनोसिटी एंड पॉलीसेंट्रिसिटी। तो इन दोनों के बीच का जो एक बैलेंस अप्रोच है उसको क्या बोला जाता है, जियोसेंट्रिक। यानी कि होम कंट्रीज के भी इंटरेस्ट देखे जाएंगे, फॉरेन मार्केट के भी इंटरेस्ट देखे जाएंगे, और दोनों के बीच का एक बैलेंस मेंटेन करके प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही चीजें यहां पर बता रखी है।
एक तरफ एथनोसेंट्रिसिटी है, जिसके जो गलत बिलीफ है, यानी कि मेरा रिलीजन, मेरा जो बिलीफ है वो बाकी सब बिलीफ से स्ट्रांग है, सुपीरियर है। पॉलीसेंट्रिसिटी मतलब कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, जिस लोगों के साथ मुझे ऑपरेट करना है, बिजनेस करना है, प्रोडक्ट बेचना है, वो लोग सब कुछ हैं। जियोसेंट्रिक एक बैलेंस्ड अप्रोच है, सुई बिल्कुल बीच में ले आती है, ना पॉलीसेंट्रिसिटी को मानती है ना एथनोसेंट्रिसिटी को मानती है। दोनों के जो अच्छे यानी कि जो जो गुण है वो लेकर चलती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज गोइंग इंटरनेशनल, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं कि कंपनी जो है ग्लोबल ऑपरेट कर सके। टू गेन एक्सेस टू चीपर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने बताया आपको, चाइना जो है अपने आप में कोई डेवलपिंग कंट्री तो है नहीं, डेवलप्ड कंट्री है वो। अब वो इंडिया के अंदर क्यों अपना काम ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, क्यों एफडीआई करती है? क्योंकि इंडिया उसको चीप लेबर प्रोवाइड करता है, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और बहुत तरह की स्कीम्स हैं जिससे कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है आसान हो जाता है। तो वही चीजें यहां पर बता रहे हैं, चीपर रिसोर्सेज मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल चीपर मिल जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सस्ते दामों पर अवेलेबल करवाया जाता है। To increase return on investment, business is like individual who shift their funds from area where return on capital are lower to those where there are higher। तो एक कंपनी जो है वो क्या है, वो एक बिजनेस हाउस है, उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल। वो वहां इन्वेस्ट करेगी, वो वहां ऑपरेशन करेगी जहां पर उसको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकती है। सिंपल सी बात है। देखो, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और जहां उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां बिजनेस करेगी, चाहे वो अपनी होम कंट्री में हो, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में हो। ठीक है, फॉरेन कंट्री में चीपर सोर्सेज मिलती हैं तो कॉस्ट रिडक्शन होती है, कॉस्ट रिडक्शन होगी और नया मार्केट मिलेगा, तो यानी कि अपनी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि अपनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, यानी कि अपनी प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहां पर टू वे बेनिफिट कंपनीज को मिल जाता है। टू इंक्रीज मार्केट शेयर, बिल्कुल सही बात है, मार्केट शेयर बढ़ता है। आप पहले सिर्फ अमेरिका में ऑपरेट कर रहे थे, आप अब दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। ओलिगोपोलिस्टिक पोजीशंस ऑफ कंपनी आल्सो पॉजिटिवली इंप्रूव दी मार्केट शेयर, तो ये चीज यहां पर दी गई। टू न्यूट्रलाइज फॉरेन टैरिफ एंड इंपोर्ट कोटाज, तो इस चीज से भी इनको जो है न्यूट्रलाइजेशन मिल जाता है। क्या चीज? देखो, फॉरेन टैरिफ यानी कि जब आप फॉरेन के अंदर काम बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको टैक्सेशन जो है, देखो अब चाइना वाली कोई कंपनी है, इंडिया में अगर इनकम अर्न करेगी, इंडिया में बिजनेस सेटअप करेगी, तो उसको इंडिया में टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। ये बात तो ठीक है। तो चाइना की कंपनी के लिए वो क्या हो गया, फॉरेन ऑपरेशन, और फॉरेन ऑपरेशन से हुई इनकम पे टैक्स क्या दिया, फॉरेन टैरिफ। तो वो चीज यहां पर बताई है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज किया जाता है। जितना बड़ा ऑपरेशन होगा उतने ही हम अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे, और उतनी ही इनकम से हम अपने टैक्सेस जो है उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। Government of the host country generally use tariff and import quotas to protect domestic business. In this enterprise, direct investment plays an important role in solving the problem created through, ये चीजें हैं पर दी गई हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, किस तरह से ऑपरेट करती है, मैंने बताया था ब्रांचेस, सब्सिडरीज, तो वो चीजें यहां पर दी गई हैं। द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिंग ऑपरेशन इज टू सेट अप ओवरसीज ब्रांचेस। देखो, जैसे बैंक ब्रांचेस होती हैं, आपने देखा आपके शहर में मान लीजिए एसबीआई है, पीएनबी है, तो 4 5 6 7 डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रह रहे हैं। दिल्ली जैसे में तो बहुत सारी होंगी, अनलिमिटेड होंगी। मेरे रोहतक शहर के अंदर 4 5 ब्रांचेस जो है एक पर्टिकुलर बैंक की मिल जाती हैं। तो उस सेंस में देखो, अगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अलग अलग देशों में अगर अपनी ब्रांचेस खोलती है, वो भी एक तरीका है। अमेजोन है, अमेजोन की इंडिया में जैसे बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ा सेंटर है, तो वो चीज़ वहां पर बन जाता है। सिमिलरली बाकी कंपनीज का भी, बेंगलोर तो आपको पता है आईटी हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी माना जाता है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई। फिर सब्सिडरीज हो जाती हैं, यानी कि कोई सब्सिडरी खोल ली कि देखो क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और ओवरटेक टोटल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी मेकिंग द सेकंड कंपनी एज होली ओन्ड सब्सिडरी। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया नहीं था, या तो खुद ऑपरेट कर ले ब्रांचेस के थ्रू, या एफडीआई कर ले यानी इन्वेस्टमेंट कर दे। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनी है, उसके अंदर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर देती है और इतना शेयर ले लेती है कि अब उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो फॉरेन कंपनी कर रही है, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बोला जाता है। कि कंपनी तो अभी भी वही है, बस उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अब किसके हाथ में चली गई है, उस फॉरेन कंपनी के हाथ में। जॉइंट वेंचर्स आ जाते हैं, यानी कि मेरी कंट्री की, इंडिया की कोई कंपनी है, फॉरेन की कोई कंपनी है, दोनों मिलकर कुछ टाइम के लिए जो है आपस के अंदर बिजनेस कर लेती हैं, दोनों मतलब मिलकर पार्टनरशिप के अंदर, वो चीजें हैं जॉइंट वेंचर बोला जाता है। यानी कि दो वेंचर्स के, यानी कि दो एंटरप्राइजेस के बीच में ऑपरेशन एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर इज एन अरेंजमेंट इन विच टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिवली डेवलप, प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपके लिए ना बहुत रेलिवेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एमएनसी, व्हाट आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एन एमएनसी, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा। ब्रांचेस होती हैं, सब्सिडरीज होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी होल्डर्स होते हैं। फ्रेंचाइजी में क्या आता है, जैसे मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब क्या है, फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर बतानी पड़ेंगी आपको। उसके बाद है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इट इज एन अलायंस फॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद वन और मोर फॉरेन कंट्रीज, जनरली विद एन आई टुवर्ड्स एक्सप्लॉइटिंग द अदर कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज एंड टुवर्ड एज्यूमिंग लीडरशिप इन ईदर सप्लाई और प्रोडक्शन। तो फिर से क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी जब दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी, फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या है, फॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद वन और मोर फॉरेन कंट्रीज, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलायंस, मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई संधि, या ये इसको अलायंस की हिंदी होती है संधि, तो अलायंस करती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किस लिए की जाती है, ताकि उस कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज किया जा सके, उस कंट्रीज में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है, उनको यूज किया जा सके अपने बेनिफिट के लिए। वहां पर क्या होता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। Each partner must believe the other has something it needs. The partner must choose a strategy before they start to do business, not afterwards. तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जैसे दो जो जिनके बीच में ये अलायंस हो रहा है, दो पार्टीज होंगी ना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री की, तो उनके बीच में अगर किसी तरह की संधि हो रही है, तो वो इस बेसिस पे होनी चाहिए कि उसके पास जो वो है जो मुझे चाहिए, और मेरे पास वो है जो उसको चाहिए, ठीक है। इसी इसी चीज पे तो किसी की दोस्ती भी कैसे होती है, दोस्ती भी ऐसे ही होती है ना, कि वो मेरी बातें वो समझ रहा है और उसकी बातें मैं समझ रहा हूं। सिमिलरली यहां पर भी है, वही कह रहे हैं, ईच पार्टनर मस्ट बिलीव द अदर हैज समथिंग इट नीड्स। और दूसरा क्या है, द पार्टनर मस्ट चूज अ स्ट्रेटेजी बिफोर दे स्टार्ट टू डू बिजनेस, नॉट आफ्टरवर्ड। तो काम करने से पहले सोचो, बाद में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। सेम एटीट्यूड होना चाहिए कंट्रोल के लिए, वो सब चीजें बताई हैं। फिर आते हैं रैशनल ऑफ एमएनसीज, यानी कि एमएनसीज के जो लॉजिक्स हैं, जो पीछे के जो उसके कारण हैं, वो सब देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ कंपनी। तो पैसा तो हर कंपनी का क्या, किसी का भी पैसा ही जो है आजकल सब कुछ है। बिना पैसे के आप भी कुछ नहीं कर सकते, बिना पैसे के मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिना पैसे के कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। Huge financial resources are available with the MNCs. They are quite efficient in generation of fund in one country and investing them in another country. तो यही फिर से कह रहे हैं कि एक कंट्री के जो फंड्स हैं वो एफिशिएंटली जनरेट किया जाता है दूसरी कंट्री की इनमें इन्वेस्ट करके, यानी कि दे आर क्वाइट एफिशिएंट इन जनरेशन ऑफ फंड इन वन कंट्री एंड इन्वेस्टिंग देम इन अनदर। तो ये क्या है, उसके बाद है प्रोडक्ट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। अफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा सॉलिड होता है। अब देखो, इंडिया की कंपनी कौन सी थी, माइक्रोमैक्स, लावा। इनफैक्ट ये मैं क्या बताऊं, ये इंडिया की कंपनीज बस नाम नाम की थी, रजिस्टर्ड की थी। ये क्या करती थी, चाइनीज से नॉन ब्रांडेड मोबाइल फोन्स लाती थी, उन पे अपना ब्रांड लगाती थी और उसके बाद उनको सेल करती थी। ये चीजें यहां पर अब जो है बंद हो गई थी, क्यों, क्योंकि बाहर से डायरेक्टली इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई चाइना से। अब देखो, जब Xiaomi 2013 में आया था, तो उसने एक मतलब हाई प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल फोन, MI3 करके शायद उसका नाम था, वो लॉन्च करा था इंडिया के अंदर। 4 GB रैम थी, 64 GB इंटरनल मेमोरी थी। अब 2013 के अंदर ये स्पेसिफिकेशन 13-14 हजार में कोई फोन, कोई कंपनी दूर दूर तक भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो वो चीजें यहां पर मैटर करती हैं, जबकि इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड की आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितनी है, आप कितने कम रेट के अंदर कितना बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और एमएनसीज के अंदर ये चीज इनहेरेंट क्वालिटी होती है। मार्केटिंग स्ट्रेंथ होती है, मार्केट एक्सपेंशन किया जाता है, ये चीजें यहां पर बताई हैं। उसके बाद आते हैं इंपैक्ट ऑफ एमएनसीज की, इनका जो है इंपैक्ट क्या है, इनका जो है असर क्या पड़ता है एमएनसीज का होस्ट कंट्रीज के ऊपर। होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जिस कंट्री के अंदर वो ऑपरेट करती है। देखो, एक होती है अपनी खुद की कंट्री, होम कंट्री, ठीक है। दूसरी कौन सी, जिस होम कंट्री को छोड़ के जिस कंट्री के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। जैसे एप्पल है, एप्पल के लिए अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो इंडिया एक होस्ट कंट्री है, ठीक है। तो वो चीज इम्पैक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। द मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एफडीआई इज देयर इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड बैलेंस। एमएनईज हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन बोथ एक्सेसिंग ग्लोबल मार्केट, इंपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट टू लोकल मार्केट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। अब एमएनसी चाहे कितनी भी छोटी हो, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से तो बड़ी है,
क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सिर्फ एक लोकल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, खुद को ऑपरेट कर रहा है। एक एमएनसी चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी है कि वो अपनी कंट्री से उठकर दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ऑपरेशंस कर रही है। मानते हो इस बात को? अब वहीं पर इस चीज का सबसे बड़ा खतरा है कि एक कंट्री जो है वो कितना ही छोटा लोकल प्रोडक्ट बना रही हो, लेकिन वो एक एमएनसी है, वो चीपर रेट्स के ऊपर उसको अवेलेबल करवाती है। वहां पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट इस चीज से पड़ता है, और वो ट्रेड बैलेंस जो है, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो ट्रेड सर्कल है उसको जो है थोड़ा बिगाड़ देती है, उनके ट्रेड के ऊपर बहुत बुरा इंफ्लुएंस डालती है। Hence, they frequently export more than domestic firm, but also import a larger share of their import. The large share of both export is typically to and from affiliated companies. तो अब देखो, सिंपल सी बात है, एप्पल जो प्रोडक्ट्स बनाती है, एप्पल की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आपको पता हो इंडिया के अंदर भी है, तो वो एक जनरेशन पुराने मोबाइल फोन्स जो है वो इंडिया में डेवलप करती है, ताकि इंडिया में जो उनके प्राइस के रेट्स हैं एप्पल आईफोन्स के, वो रिड्यूस किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल आईफोन 13 प्रो जो है वो लॉन्च करा था, तो जैसे ही एप्पल आईफोन 13 प्रो लॉन्च हुआ, आईफोन 12 सीरीज की जो प्रोडक्शन है वो उसने इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दी। ये चीज आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सिमिलरली जब आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होगी तो वो आईफोन 13 सीरीज की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया में प्रोड्यूस तो कर रहा है, उसको असेंबल जरूर कर रहा है, बट वो इंडिया की कोई भी रॉ मटेरियल इनपुट यूज नहीं कर रहा। वो इनपुट्स अभी भी अपनी ही कंपनी से जो बनाए हुए हैं, या जो सैमसंग की ओलेड स्क्रीन वो यूज करता है वही यूज करेगा। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि अगर एमएनसी यहां ऑपरेट भी करती है तो उससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा कुछ नहीं होता, ना तो वो उनसे इनपुट्स लेती है, ना कुछ उनको रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। वो अपने ही इंपोर्ट्स, जो अपने ही स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको इंपोर्ट करती है अपनी ओरिजिनल कंपनी से। देखो, अफिलिएटेड कंपनी लिखा हुआ है ना, जैसे सैमसंग जो है एप्पल की अफिलिएटेड कंपनी है, किस सेंस में कि एप्पल जो है वो सैमसंग की स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो वो चीज यहां पर कह रहे हैं कि आती जरूर है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेडर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कोई खास जो है रिटर्न्स, ना तो उनको रिटर्न्स देती है, ना और उनके बिजनेस के ऊपर उल्टा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उसके बाद है प्रोमोट स्मॉल स्केल एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं कैसे? उनको जो है नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करके। वैसे एमएनसीज ऑफन कैटलाइज द एक्सपोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मेड बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो वो चीजें यहाँ पर की गई हैं, वो बताया है इन्होंने। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये सब रीडिंग मटेरियल है, आप जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। नॉलेज का ट्रांसफर होता है जब बाहर से कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट करने आती है, तो वहां से टेक्निकल नो हाउ भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है। जैसे आती है, अब मान लीजिए सैमसंग जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, तो जो लेबर वो यूटिलाइज करेगा असेंबलिंग करने में अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो लेबर वहां पर स्किल आती है, समझ रहे हैं? वो स्किल्स वहां से डेवलप करती है, नए प्रोडक्ट्स बनाने सीखेगी, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी तो हो जाएगी। वही चीज यहां पर बता रहा है कि नॉलेज का ट्रांसफर इस तरह से किया जाता है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है पहले कि सैमसंग S20 या कोई भी प्रोडक्ट है, टेलीविजन है, उसको किस तरह से असेंबल करना है, तो इससे नॉलेज भी उन लोगों की बढ़ती है। उसके बाद आते हैं इंप्रूव द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ लोकल फर्म्स। फिर से वही चीजें यहां पर बताई हैं, कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एमएनसी आएंगे आपके कंट्रीज में तो आपके रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज भी करेंगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ वाले रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एफडीआई को प्रमोट करने के लिए नई नई पॉलिसीज लाई गई। क्यों लाई गई? इसीलिए लाई गई ना क्योंकि एफडीआई से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं कि किस तरह से एमएनसी जो है इस चीज में काम करती हैं। एफडीआई इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, तो एफडीआई की ही बात की गई है। इंटर इंडस्ट्री लिंकेज इफेक्ट, आपस के अंदर इंडस्ट्रीज को किस तरह लिंक करना है, उसका क्या इफेक्ट आता है, वो चीजें बताई गई है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन कुड बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एन ऑर्गेनाइजेशन गोज वन स्टेप अहेड टू द कस्टमर, एंड इन बैकवर्ड लिंकेज दे गो वन स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? एक कंपनी जब डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि अपने कंज्यूमर्स की तरफ एक कदम और ले, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर वो अपने कंज्यूमर से दूर चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज फिर से वही बता रखा है। ये सब जो है चीजें आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, इसमें समझाने वाली और कोई नई चीजें नहीं है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब आते हैं मेरिट्स क्या
दे हेल्प इन इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट लेवल इन होस्ट कंट्री, तो होस्ट कंट्री की इन्वेस्टमेंट लेवल को इंप्रूव किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीजें हैं, बार बार फिर से वही दोहराई जा रही हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको ऑलरेडी मैंने अच्छे से हिंदी में ऊपर वाले टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर दी। साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपिटेंसी, ठीक है, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेवल ऑफ कंपटीशन, इनोवेटिव मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो क्या ये चीजें ऑलरेडी हम कर नहीं चुके हैं? तो वही चीजें यहां पर रिफ्रेश की गई हैं, इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस में। अगर एडवांटेजेस पूछे तो आपको ये चीज लिखनी है। फिर डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या क्या है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड मेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ होस्ट कंट्री। तो एक बिजनेस है, अगर वो वहां पर एमएनसी सेटअप कर रहा है, तो भाई उसका पर्पस तो जो है क्या है, प्रॉफिटेबल का है। वो ये नहीं देख रहा कि कंपनी को जरूरत है या नहीं है, उसको उसको खुद की जरूरत है कि वहां पर रिसोर्सेज चीप मिल जाएंगी, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो मैं वहां पर सेटअप करूंगा। फाइनेंशियली पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल, दे जनरली अंडरमाइन द इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। डिस्टेबलाइज किया जाता है, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज की जाती हैं जो सॉवरेनिटी यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको थ्रेट कर सकती हैं। दे डंप ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, इस तरह की भी हरकतें की जाती हैं, एब्सोल्युटली की जाती हैं। डंपिंग, अगर इसको इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं इस चीज को। तो ये आपका जो है एमएनसी का चैप्टर पूरा होता है। अब जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बस कुछ थोड़ा एक चैप्टर या दो चैप्टर बचे हैं, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर कर देंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप ये चीजें मेरे साथ साथ करके चल रहे हैं। अब ये जो है ना बिजनेस एनवायरनमेंट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप इसके अंदर जितने ज्यादा ओपन माइंडेड नेचर के हैं उतना ज्यादा आप कंटेंट इसके अंदर खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको एमएनसीज के बारे में आप अपने लाइव एग्जांपल्स, आप अपने दिमाग के अंदर जितना ज्यादा आसपास एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। अब जैसे मैंने इसके अंदर एग्जांपल्स के तौर पर आसपास के आपके एग्जांपल्स से स्टेट करा, उतना ही जैसे अगर आप ओपन माइंडेड नेचर के साथ अपने आसपास अपने सराउंडिंग को देखकर बिजनेस एनवायरनमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फिर भी आप इसकी एक दो रीडिंग अपने एग्जाम से पहले लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज के अंदर मैं बता दूंगा क्या क्या आपको करना है। पीवाईक्यूज मैं जैसे ही ये सिलेबस पूरा होगा वैसे ही डाल दूंगा। तो आई होप आप ये चीजें पढ़ेंगे, मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।